हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, अभी तक हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको साधु संतों के दर्शन कराए और आज हम चाहते हैं कि हम आपको पृथ्वी के भगवान के दर्शन कराएं। जो धरती पे भगवान हमारे उपलब्ध हैं, वो भगवान से मिलते हैं। तो हम आज हैं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो आज हम चलते हैं शारीरिक विज्ञान यानी एनाटॉमी, शारीरिक संरचना की जो पढ़ाई होती है उस विभाग में चलते हैं और देखते हैं कि एक हमारे परिचित के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी, एचओडी हैं यहाँ के। तो देखते हैं अगर वो हमारा आग्रह स्वीकार कर लेते हैं या हमारी बात जो हम रिक्वेस्ट रखते हैं अगर वो आदेशित कर देते हैं तो थोड़ा सा हम आपको शरीर में जो हमारे अंग होते हैं उन अंगों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो संभवतः सबसे पहले हम लीवर के बारे में जानना चाहेंगे। लीवर किस तरीके से काम करता है। यह है एनाटॉमी डिपार्टमेंट। हाँ मैं कम सर। हाँ, आ जाइए आ जाइए। हाँ, वेलकम। जी नमस्कार सर। हाँ, आइए। और बताइए कैसे आना हुआ? ऐसे ही आए थोड़े से। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से साधु संतों के दर्शन कराते लोगों को। हाँ, आपका मैं वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ, बढ़िया बनाते हैं। तो आज मेरे मन में आया था कि क्यों ना कुछ शरीर के बारे में जानना चाहें और चूँकि आपका फिर हाँ, मेरा फील्ड तो बॉडी स्ट्रक्चर ही है, हाँ, शरीर से संबंधित चीज़ें ही है। आज हम ये जानना चाह रहे थे सबसे ज़्यादा परेशानी आती है लीवर की। जी, नए लड़के कुछ दारू पीते हैं या नहीं पीते हैं, वो भी उनके लिए लीवर डैमेज होते हैं। तो कैसे क्या थोड़ा लीवर के बारे में जानना चाह रहे थे, अगर आप कुछ हिंदी में बता सकें, क्योंकि अंग्रेजी तो हमारे नहीं सभी देखिए, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। मैं तो हिंदी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। हिंदी में ही हम यहाँ स्टूडेंट को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं। जिस चीज़ की हिंदी नहीं बनी हुई है वो टर्म्स जो है इंग्लिश में लेना पड़ जाता है, लेकिन हिंदी तो अपनी मातृभाषा जो है वो अच्छी है और अच्छे से समझ में आता है। कम्युनिकेशन उसी भाषा में होना चाहिए जिस भाषा में अच्छे से लोगों को समझ में आए। तो मैं आपको अच्छे से हिंदी में ही समझाऊंगा, लेकिन चलना पड़ेगा आपको। हमारा कैडेवर जहाँ रखा, कैडेवर मीन्स डेड बॉडी, जहाँ एब्डोमेन खोल करके हम आपको लीवर, वहाँ पे पोजिशनल लीवर दिखाएंगे, लीवर होता कहाँ पे है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हाँ बिल्कुल, उसको देख सकें। हाँ, आपको मैं कैडेवर पे ही दिखाऊंगा और वहीं पे समझाऊंगा लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर होता कहाँ पे है। और हमारे अलग अलग प्रोफेसर आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब। हाँ। तो केवल आपसे ऐसे ही मतलब जवानी जमा खर्ची सोच रहे थे आप? नहीं, हम आपको डिटेल बताएंगे पूरा डिटेल और बताएंगे तो और अच्छी जिससे पब्लिक में जो भ्रम है लीवर के बारे में वो सब खत्म हो जाए। लीवर क्या काम करता है, लीवर के फेल होने की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, लीवर के ट्रांसप्लांटेशन के समय क्या क्या चीज़ें सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन लोग दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए।
जी डॉक्टर साहब, लीवर के बारे में कुछ बताइए जो आम जनमानस की समझ में आ सके कि लीवर क्या होता है और कैसे काम करता है। हाँ, आपको आज इसीलिए बुलाया गया है कि लीवर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आम जनमानस में जो भ्रम की स्थिति न रहे। क्लियर कट को लीवर के बारे में जानें, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, लीवर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, लीवर कैसे काम करता है, इसको आज समझेंगे। तो ये हमारे यहाँ सीनियर रेजिडेंट हैं डॉक्टर ज्योति, ये आपको लीवर का पहले स्ट्रक्चर बताएंगे। लीवर कहाँ पे है, आप कैमरा फोकस कीजिए यहाँ पे। सबसे पहले ये हमारी शरीर है। जी। हमारी शरीर के दाहिने साइड में अगर ये देखें, इसे कहते हैं थोरैक्स, या फिर इसके अंदर हम लंग्स देखते हैं। जस्ट लंग्स के नीचे अगर ये देखें तो ये डायफ्राम है, जो कि हमारे लंग्स को और सारी के सारे पेट के ऑर्गन्स को सेपरेट करती है। अगर इसे हम थोड़ा सा और उठाएं तो फिर से अगर एक इंसान के शरीर में अगर हम सबसे पहले देखें तो दाहिने साइड में हम सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं कि एक लंग्स होता है, इसे कहते हैं थोरैक्स। पूरे के पूरे पार्ट को थोरैक्स कहते हैं। जस्ट थोरैक्स के नीचे इसको हम कहते हैं डायफ्राम, जो कि थोरैक्स और स्टमक को या फिर एब्डोमेन को अलग करती हैं, सारे ऑर्गन्स को अलग करती हैं। जैसे हम ये डायफ्राम को देखते हैं, ये डायफ्राम के नीचे एक स्ट्रक्चर आती है जो कि एब्डोमेन की स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसको कहते हैं लिवर। लिवर की और अगर हम नीचे जाएं तो ये हमारी स्टमक हो जाती है। ईसोफेगस होता है, यहाँ पे हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आती है, और स्टमक को अगर हम और थोड़ा हटा दें तो फिर हम लिवर के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिवर के और दाहिने साइड में यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। जो गॉल ब्लैडर है वो थोड़ी नीली कलर की है, क्योंकि यहाँ पे बाइल कॉन्सेंट्रेट होती है। तो बाइल बनती कहाँ है? बाइल लिवर में बनती है और पास होती है गॉल ब्लैडर में। इसका साइज़ जो होता है, जो कंटेनिंग साइज़ होता है या फिर जितना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, वो है लगभग 30 से 50 ml। ये हमारा फंडस है, बॉडी है और नेक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट मतलब कि गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो डक्ट निकल रही है, लेफ्ट और राइट। इसको कहते हैं लेफ्ट एंड राइट हेपाटिक डक्ट। जो लेफ्ट एंड राइट हेपाटिक डक्ट जब मिल जाती है तो कहते हैं इसे कॉमन हेपाटिक डक्ट। जब कॉमन हेपाटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिल जाती है तो बनती है कॉमन बाइल डक्ट। ये वाली यही मेन बाइल्स लेके जाता है यहाँ से, गॉल ब्लैडर से और हेपेटिक से। और ये कॉमन बाइल, थोड़ा सा हिंदी कर दीजिए जो आम हाँ लोग हाँ बिल्कुल, ये कॉमन बाइल डक्ट जो है, इसका नाम ही कॉमन बाइल डक्ट है, तो इसका और हिंदी नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो पित्त को लेके जाता है, जो बाइल्स होते हैं, पित्त होते हैं, इसको लेकर के ड्यूडेनम में जाता है। अब इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे ड्यूडेनम कहाँ होता है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर डॉक्टर साहब समझाइए। ये हमारा लिवर हो गया, ये हमारा लिवर हो गया जी, ये लिवर हो गया। जब हम ईसोफेगस कुछ भी खाते हैं तो ईसोफेगस से स्टमक पे जाती है, फिर स्टमक से ड्यूडेनम पे जाती है खाना। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज का पार्ट है और ये ड्यूडेनम का पार्ट है। जो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट होता है, उसी में जाके ये हमारी जो बाइल डक्ट है, ये जो अभी ऊपर देखा आपने, ये यहीं आ रही है, इस डक्ट के साथ मिल करके इसमें ड्यूडेनम में खुलती है। इसके मतलब जो पैंक्रियाज का जो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, और ये बाइल्स, ये दोनों साथ में मिलकर ड्यूडेनम में स्टोर होती है, चली जाती है, ठीक है, जो खाना पचाने में आवश्यक होता है। अच्छा, मुख्य कार्य इसका क्या होता है लीवर का? मेन इसका मेन कार्य जो है फैट को पचाना होता है, खाना पचाने में होती है। अच्छा अच्छा। बाइल्स एसिड जो होती है वो मुख्यतः खाना पचाने में काम करती है। दूसरा, खून की सफाई करती है। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं, जो लीवर के थ्रू सबसे पहले लीवर में ही आएंगे। लीवर में डिटॉक्सिफाई होते हैं, मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं। उनको इस तरीके से लीवर कर देता है कि वो पानी में घुलनशील हो जाए और वो बाइल एसिड के साथ साथ बाहर निकल जाए, तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तीसरा इसका काम होता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड वेसल्स, जो जिसमें ट्यूब में खून बहता है, उसको रोकने के लिए, जैसे पाइप में लीकेज हो जाए
तो लीकेज को रोकने के लिए आप कुछ उपाय करते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह होते हैं, जब खून की नली में कभी लीकेज हो जाती है उसको रोकते रहते हैं, अदरवाइज खून आपका बहने लगेगा। चौथा काम करते हैं विटामिन ए, डी, ई, के का स्टोरेज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज भी करते हैं विटामिन के। अच्छा। हाँ, एक और काम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोरेज करके रखते हैं और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसीलिए कभी कभी आपने मुहावरे में देखा होगा, क्या आपके कलेजे में दम है? दम इसीलिए पूर्वज जो है बड़े समझदार रहे होंगे। कलेजा इसी को कलेजा इसी को बोलते हैं। कलेजी जो खाते हैं नॉनवेज वाले जानते होंगे, हाँ, इसी को कलेजा कहते हैं। तो वो कलेजे में दम कहाँ से आता है? ये ग्लाइकोजन स्टोरेज जो होता है इंस्टेंट एनर्जी देता है आपके फाइट के समय में, या कोई और एक्ट कर रहे हैं तो देता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है लीवर के अंदर होती है। इसके डॉक्टर साहब, लीवर के फेल होने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर ये कुछ गड़बड़ कर रहा है तो कैसे आम आदमी समझ सके कि हमारा लीवर डैमेज हो रहा है? हाँ, बढ़िया बढ़िया सवाल है। लीवर फेल होने के समय सबसे पहले आपको थकान और कमजोरी लगेगी, सबसे पहला ये होगा। क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होगा तो थकान तो वैसे ही लगेगा, कमजोरी भी महसूस होगा। पेट का भारी होना, पेट भी भारी भारी रहेगा, भूख का न लगना, ठीक है। और इसके साथ साथ आप कोई भी फैटी चीज़ अगर खा रहे हैं तो इंडाइजेशन टाइप का पेट के अंदर बन जाना, त्वचा में खुजली स्टार्ट हो जाना, ये शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पीलापन, पीलिया जिसको कहते हैं, पीलिया, आँख में पीलापन आ जाना है, या आप स्टूल जो पास कर रहे हैं, जो मल निकाल रहे हैं, उसका कलर चेंज होने लगता है। तो ये लीवर फेल होने के शुरुआती लक्षण होते हैं जी। मतलब इनसे आदमी सचेत हो सकता है? हाँ, सचेत हो सकता है। अगर इस तरीके के चेंजेज आ रहे हैं तो वो कुछ जांच जरूर कराए। तो इसकी जांच कैसे, क्या खून की जांच से लीवर का पता किया जा सकता है या अन्य कोई जांच होती है? हाँ, शुरुआती जो है जांच, इसकी खून की जांच करते हैं, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, LFT बोलते हैं। इसमें मुख्यतः कुछ ब्लड लेते हैं, कुछ जांच करते हैं एंजाइम्स वगैरह की, जैसे SGPT, इसको ALT भी कहते हैं, एस्पार्टेट इम्यूनो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम्स होती है जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 10 to 40 इंट्रा-यूनिट पर मोल पर लीटर। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। इसी तरीके से दूसरी होती है SGOT होती है, जिसको AST बोलते हैं, एस्पार्टेट इम्यूनो ट्रांसफरेज। इसकी भी वैल्यू 10 से 40 होती है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर इस वैल्यू बढ़ा हुआ है तो बट नेचुरल है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ALT SGPT जो होती है स्पेसिफिक लीवर के लिए होती है, और SGOT जो होती है वो, ये एंजाइम जो है बोन्स में भी होते हैं, मसल्स में भी होते हैं, और हार्ट में भी होते हैं, कार्डियक मसल्स में भी होते हैं। इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि कहीं वहाँ से ओरिजिन तो नहीं है इस एंजाइम के बढ़ने। इसी तरीके अल्कलाइन फास्फेटेज करते हैं, जो कि बोन्स में भी होते हैं। अगर यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलता है अल्कलाइन फास्फेटेज, बाकी चीज़ें नॉर्मल निकलती है, तो हम ये मान के चलेंगे ये लीवर की ओरिजिन नहीं है, ये बोन्स की ओरिजिन है। इसीलिए इन सब टेस्ट को भी कराते हैं। अल्कलाइन फास्फेटेज कराएंगे जिसकी वैल्यू 50 से 150 होती है नॉर्मल। उनके अलावा और भी कोई? हाँ, बिल्रुबिन कराते हैं, कॉमन टोटल बिल्रुबिन कराते हैं, सबसे पहला टेस्ट वही होता है। तो बिल्रुबिन का 0.1 से 1 mg पर डेसीलीटर इसकी मात्रा होती है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स लीवर की शुरुआती गड़बड़ी है। सर, ये हम लीवर के हार्मोन्स को और कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित या कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं सर? हाँ, लीवर्स का ये फंक्शन और होता है, हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल को ये नियंत्रित करता है, प्रोसेस करता है। हार्मोन्स को, इसके अंदर एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450, जो हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है और उसको घुलनशील बनाता है पानी में, और जो बाइल एसिड के साथ साथ जो बाहर निकल जाता है, जो एक्सेस हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जिसको ये कंट्रोल करते हैं? इंसुलिन हार्मोन होता है जिसको ये कंट्रोल करते हैं, T3 T4 होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजेंस होते हैं, एंड्रोजेंस होते हैं जिसको ये कंट्रोल करते हैं। इसकी एक खास बात और होती है, जो ये सेक्स हार्मोन होते हैं, ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनाते हैं। इसी तरीके थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इन हार्मोन को अटैच करते हैं अपने साथ और इनएक्टिव रूप में रखते हैं।
जब ज़रूरत होती है तो रिलीज करते हैं। बड़ा अच्छा फंक्शन है। वैसे तो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जब ज़रूरत इस हार्मोन की होगी थोड़ा सा रिलीज कर देंगे ज़रूरत पड़ने पे, अदरवाइज इसको बांध करके रखते हैं। इसी तरीके से कार्टिसाल एंजाइम को भी, कार्टिसाल बाइंडिंग ग्लोबुलिन होते हैं, उसको भी बांध करके ये रखते हैं, तो समय आने पे रिलीज करते हैं। सपोज आप एकदम स्ट्रेस में चले गए, एकदम से आपका कार्टिसाल रिलीज करना है, तो ये कार्टिसाल बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है तुरंत कार्टिसाल रिलीज करेगा, और ग्लाइकोजन जो स्टोरेज है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कार्टिसाल से ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, जिससे ग्लूकोज तुरंत बॉडी में आने लगेगा और आपको एनर्जी मिलेगा, आपको फाइटिंग के लिए काम आएगा वो। तो ये सब काम लीवर का होता है और इस तरीके से होता है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कोलेस्ट्रॉल को कैसे प्रोसेस करते हैं। एक एंजाइम होती है लीवर में HMG को एंजाइम रिडक्टेज, जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करती है, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स बनाने के लिए काम आता है। इसलिए लोगों का मिसमर है कि बहुत सारे पीपल सोचते हैं, जनता सोचती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो खराब। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि लीवर बनाता है, सिंथेसिस करता है, HMG को एंजाइम ये रिडक्टेज। हम लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवा खाते हैं, जैसे एटोरवास्टैटिन वगैरह है, ये इसी एंजाइम पे काम करता है, इसको इनहिबिट करता है। लेकिन लीवर जो है दो रूप में पैकेजिंग इसकी करती है, एक LDL एक HDL, दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। LDL जो होती है वो जो है आपके आर्टरी में जमती है, जिससे आर्टरी पतली होती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है वो वहाँ से एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ला करके लीवर में मेटाबोलाइज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके मतलब दो तरीके से पैकेजिंग चलती है। HDL जो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है और बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, LDL जो बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है। तो इस तरीके से लीवर काम करता है। अब आप लीवर का स्ट्रक्चर बताइए, कौन से लोब होते हैं? सबसे पहली बात ये हमारा लिवर है। लिवर जो होता है वो शरीर के दाहिने साइड में होता है, हम इसे कहते हैं लिवर। लिवर शरीर के दाहिने साइड में होता है हमेशा। लिवर का लमसम वेट जो होता है वो 700 ग्राम से 1.5 kg तक भी जा सकता है। मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। इसके बीच में एक पार्टीशन है जिसको हम लोग कहते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसके नीचे आता है एक और लिगामेंट जिसको कहते हैं लिगामेंटम टेरिस। आप लोब बताइए। जी सर, ये हमारा लेफ़्ट लोब है, ये हमारा राइट लोब है। इसमें और दो लोब होते हैं, उसको भी जानिए। ये पीछे के साइड है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेट लोब हो गया और यहाँ पे हमारा क्वाड्रेट। इसको 8 सेगमेंट में बांटा गया है लीवर को। 4 सेगमेंट राइट साइड में होते हैं और 3 सेगमेंट इसमें होते हैं, 1 सेगमेंट बीच में होता है। तो 8 सेगमेंट में ये लीवर बटा हुआ है। लीवर की खासियत होती है कि लीवर को एक पोर्शन निकाल करके दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसकी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, ये खुद में रीजनरेट कर लेता है। अच्छा, हाँ, इसकी खासियत होती है। जैसे अमीबा। हाँ, उसी तरीके से इसके सेल जो है रीजनरेट कर लेते हैं। आपने अच्छा उदाहरण दिया। उसी तरीके से इसके सेल रीजनरेट करते हैं। इसकी एक खासियत और होती है जिससे लोगों को पता नहीं चलता है, लीवर बढ़ जाता है, लीवर ख़राब हो जाता है, पता है। इसके अंदर पेन सेंसेशन नहीं होते हैं। एंडोडर्मिक आर्गन है तो इसलिए इसमें पेन सेंसेशन नहीं होते। बहुत ज़्यादा लीवर ख़राब हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं, तब आपको महसूस होता है कि लीवर हमारा ख़राब हो गया है। तो इसको एक मूक आर्गन बोल दीजिए, मूक आर्गन की तरह काम करता है लीवर। ठीक है। एक डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल आया था, जैसे ये गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, और जैसे स्टोन आ जाता है गॉल ब्लैडर में तो वो कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मेडिसिन से या ऑपरेट करके? ये सबसे मतलब बहुत भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर। गॉल ब्लैडर देखिए, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स है, तो इसका स्टोन्स कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है को जो डिजॉल्व कर दे। अच्छा। हाँ, तो इसको रेज से इसको तोड़ते हैं, एक प्रोसेस ये होता है। हाँ, इसको अल्ट्रासोनिक रेज डालते हैं, जो इस टूट जाता है, जब चूरा हो जाता है तब ये धीरे धीरे करके बाइल्स के साथ निकल जाते हैं। एक प्रोसेस ये होती है, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है कि वो निकल नहीं पाता है, इसी में पड़ा रहता है। इसका सबसे सही उपाय है कि इसको गॉल ब्लैडर को निकाल देना।
गॉल ब्लैडर का एक ही काम है कि स्टोरेज करता है बाइल्स का। अच्छा। और जब आप फैट ज़्यादा लेते हैं, इकट्ठा फैट ले लेते हैं, तो ये तुरंत जो है पूरी 30 ml से लेकर के 50 ml जो इसकी स्टोरेज क्षमता है, वो पूरा का पूरा बाइल्स आपके ड्यूडनम जो चोटी आता है उसको कहते हैं, उसके अंदर डाल देता है, जिससे आपका खाना जो है पचाने में बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब ये निकल जाएगा, सर्जरी से निकलवा देते हैं, तब भी आपका जो आपको कॉमन हिपैटिक डक्ट दिखाया गया था ना वहाँ पे, ये डक्ट, इस डक्ट से, ये देखिए, इस डक्ट से जो है ये इसके अंदर ड्यूडनम के अंदर जो छोटी आंत है, इसके अंदर ये बाइल्स जाता रहेगा, जो खाना पचाने में, फैट पचाने में काम करेगा। लेकिन अब क्या है कि स्टोरेज क्षमता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके बाइल जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर सर्जरी के बाद आपको एडवाइस भी करते हैं कि फ्रिक्वेंट मील खाइए, बार बार खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। एकदम से खाएंगे तो पेट भारी हो जाएगा, क्योंकि फैट पचेगा नहीं आपका। तो ये गॉल ब्लैडर निकलवाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्टोन्स अगर आ जाए, ब्लॉकेज। अब आप लीवर की बात नहीं। लीवर का एक सेगमेंट मैंने बताया, लीवर का एक आंतरिक स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में पब्लिक को जानना चाहिए। वो हमारी एक प्रोफेसर हैं, वो अभी कैमरा ले आइए इधर, वो बताएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जो लीवर को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा दिखता है, आपको 2 मिनट इसको हाईलाइट करना चाहेंगे हम। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा ये आंतरिक रूप से माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, जरा सा बताएं। हाँ, ये डॉक्टर निशा यादव हमारे यहाँ सीनियर प्रोफेसर हैं। नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया है लीवर के बारे में, तो लीवर एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। लीवर जो है उसको हम केमिकल फैक्ट्री भी कह सकते हैं। वैसे तो लीवर का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लीवर का एक लोब्यूल जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका एक सेंट्रल वेन होता है और पेरीफेरी में पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड में एक आपकी हिपैटिक आर्टरी होती है जो ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड जो है वो लीवर को देता है। पोर्टल वेन है वो आपका पूरा एब्जॉर्प्शन, जो हम खाना खाते हैं पूरा एब्जॉर्प्शन करके न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, पोषक तत्व से भरा ब्लड वो आपका लीवर में आता है। और बाइल डक्ट ट्यूब जो है वो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को वो लीवर से बाहर लेके जाता है थ्रू बाइल। अब इसी लीवर को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 जो कि पोर्टल ट्रायड के आसपास के एरिया को कहते हैं। उसके बाद में आपका जोन 2 रहता है, जिसे हम इंटरमीडिएट एरिया भी कहते हैं। जोन 3 जो सेंट्रल वेन के आसपास का एरिया होता है। तो जैसा बताया गया था कि हिपैटिक आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। तो जैसे जो पोर्टल ट्रायड के आसपास का एरिया है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है, तो सप्लाई धीरे धीरे जोन 3 में कम होती जाती है। इसलिए जब थ्रोम्बोसिस होता है या ब्लॉकेज होता है आर्टरी का, तो सबसे पहले एरिया अफेक्ट होने वाला जोन 3 होता है। लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को, तो सबसे पहले एरिया जो अफेक्ट होता है वो जोन 1 होता है। इस तरीके से ये लीवर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया डॉक्टर साहब। अब पोर्टल वेन के थ्रू जो भी हम खाते पीते चीज़ हैं वो पोर्टल वेन के थ्रू सबसे पहले लीवर में ही आता है। हाँ, जो भी हम खाएंगे सबसे पहले लीवर एनकाउंटर करेगा, अब्जॉर्ब होकर के आँत में वो लीवर के अंदर ही आएगा। लीवर उसको देखेगा कौन सा न्यूट्रिएंट अच्छा है, कौन सा न्यूट्रिएंट ख़राब है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको मेटाबोलाइज करके डिटॉक्सिफाई करता है और उसको बाइल के साथ बाहर निकाल देता है। तो ये काम लीवर करता है। तो इसीलिए जो भी हम खाते पीते हैं सबसे पहले लीवर में आता है। अच्छा डॉक्टर, जैसे खराब होने की स्थिति में लीवर अगर बदलना पड़े, ट्रांसप्लांट करना पड़े, तो उसमें क्या घर के लोग ही लीवर दे सकते हैं या कोई भी दे सकता है? नहीं, इंडिया गवर्नमेंट ने 1994 में एक लीवर ट्रांसप्लांटेशन रेगुलेशन एक्ट बनाया। उसमें घर के लोग भी दे सकते हैं और बाहर के लोग भी दे सकते हैं। उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए। घर के लोग 2 तरीके से दे सकते हैं। एक, अगर घर का कोई बीमार मरीज है, उसकी डेथ असंभावी है, मतलब डेथ होने ही वाला है, मालूम है, तो वो पूरा का पूरा लीवर डेथ होने के बाद
वो ट्रांसप्लांट हो जाता है पूरी की पूरी, उसे कहते हैं कैडेवरिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन। वो 12 घंटे के अंदर अंदर निकाल करके ट्रांसप्लांट कर देना होता है। अगर उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाए, अगर उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाए तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं इस तरीके से। और बाहर से अगर किसी का लीवर लेना है तो उसकी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं। वो पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये पैसे के लेन देन के थ्रू तो नहीं ट्रांसप्लांट करा रहा। जब एश्योर्ड हो जाएंगे तब परमिशन देते हैं। उसके बाद मैचिंग की जाती है, ब्लड मैचिंग की जाती है, चल्ले मैचिंग की जाती है, और मैच होने घर वालों का भी किया जाता है। मैच होने के बाद ही लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है। लिविंग बॉडी में जैसे सपोज दैट आप लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हैं, जी ठीक है, तो आपका 4 सेगमेंट आपका लीवर लिया जाएगा जी। और जो रिसिपिएंट है उसके अंदर ये 4 सेगमेंट ही लिए जाए। आपको बताया मैंने 8 सेगमेंट होते हैं लीवर, जी 8 सेगमेंट में से 4 सेगमेंट ही लिए जाते हैं। बच्चों में तो 2-3 सेगमेंट से ही काम चल जाता है, लेकिन बड़ों में 4 सेगमेंट लिए जाते हैं। वो लगा दिए जाएंगे रेसिपिएंट में और धीरे धीरे लीवर रीजनरेट कर जाता है 1 से 1.5 महीने के अंदर। इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, पूरा का पूरा फिर 1.5 किलो का लीवर बन जाएगा आपका, उसी तरीके से लीवर बन जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये क्षमता। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि बाहर का लीवर आया हुआ है, बाहर का कोई भी टिश्यू अगर बॉडी के अंदर आ जाता है किसी के, तो वो हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो सक्रिय हो जाती है। हमारी सेना जो है बाहरी लोगों से लड़ने के लिए जो अंदर इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है। उससे बचने के लिए सबसे पहले हम तो टेस्ट कराते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडीज बनती है उसके अगेंस्ट, जिससे कि उसको रिजेक्ट किया जा सके। तो रिजेक्शन ना हो लीवर का जो हम लगा रहे हैं, इसके लिए हम उसको कार्टिकोस्टेरॉइड, कुछ इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स देते हैं और जो लंबे समय तक चलता रहता है, जिससे बॉडी उस लीवर को रिजेक्ट न कर सके। ये चाहे घर के लोग दें चाहे बाहर के लोग दें, ये दोनों कंडीशन में ये दिया जाएगा दवाई। और सक्सेस रेट जैसे आपने अभी पूछा कि इसकी सक्सेस रेट क्या है, तो हमारे यहाँ सक्सेस रेट 99%, 99.9% कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें रेसिपिएंट जो है 5 साल तक 99.9% एलाइव रहता है। बाकी 15 से 20 साल तक एलाइव रहने के लिए 70 से 80% देखा गया है रेसिपिएंट जो है एलाइव रहता है। इस पे डिपेंड करता है किस एज ग्रुप का जो है लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो बीच में। एक डॉक्टर साहब सवाल है, जैसे बच्चों का जिक्र आया बीच में, तो कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसे पीलिया या जॉन्डिस बीमारी घेर लेती है, तो क्या इसमें लीवर का कोई फंक्शन होता है, क्या होता है? हाँ, जब बच्चा पैदा होता है कभी कभी आपने देखा होगा कि जॉन्डिस हो जाता है उसे, जिसे पीलिया कहते हैं। जी। तो इसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। ये खतरनाक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी किसी स्थिति में खतरनाक हो जाता है। इसमें भी लीवर का रोल है। लीवर इमेच्योर होता है, जब बच्चा पैदा होता है लीवर कम से कम उसको 7 से 10 दिन होते हैं मैच्योर होने में लीवर को। जी। किसी बच्चे में तो मैच्योर हो जाता है, किसी ज़्यादातर बच्चों में इमेच्योर लीवर ही पैदा होता है, वो जिसको 7 से 10 दिन लगता है मैच्योर होने में। तो अगर पीलिया हो रहा है, बच्चे को वैसे भी छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे मैच्योरिटी जब लीवर की आएगी। लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है ईजीटी, जो कि फ्री बिलिरुबिन जो होते हैं, क्योंकि फीटस जब पैदा होता है जब बच्चा, तो ब्लड सेल्स बहुत टूटते हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि अब ऑक्सीजन खुद लेने लगा बच्चा, तो क्या है कि ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो बिलिरुबिन पैदा होती है। बिलिरुबिन जो है डेंजरस होता है ब्रेन के लिए, तो उसको जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या फ्री बिलिरुबिन को बांधने का काम जो है लीवर करता है, डायरेक्ट बनाता है उसको। अच्छा। डायरेक्ट बिलिरुबिन बना करके उसको आंत में निकाल देता है। आंत में फिर डायरेक्ट से कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं बच्चे में जो डायरेक्ट से फिर इनडायरेक्ट बना के ब्लड में ले आते हैं। इससे बचने के लिए बच्चे को कुछ समय के लिए फोटोथेरेपी कराते हैं। फोटोथेरेपी में क्या होता है, उस एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है जो लीवर काम करता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करके वो सीधे बाहर कर देता है। इसलिए 1 हफ्ते 10 दिन तक जो है फोटोथेरेपी करा करके बच्चे को सेफ इसलिए किया जाता है। अगर बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई
तो ब्रेन के न्यूरॉन में डिपॉजिट होने लगता है, जिसे कर्निक बोलते हैं। जी। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगर उस स्थिति में पहुंच गया बच्चा तो फिर बचा पाना मुश्किल है। इसलिए डॉक्टर सावधानी से फोटोथेरेपी शुरू कर देते हैं, लीवर के मैच्योर होने का इंतजार नहीं करते। तो ये भी लीवर से जुड़ा हुआ है। अच्छा। एक डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल कि ऐसा मतलब पोषण में क्या चीज़ लिया जाए जो हमारा लीवर हमेशा सुरक्षित रहे? पोषण में क्या चीज़ लिया जाए और क्या चीज़ न लिया जाए? हाँ। सबसे पहले तो अल्कोहल बहुत डैमेज करता है, ये न लिया जाए। फैटी चीज़ बहुत ज़्यादा लेने से बचें। और क्या लिया जाए? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जो फाइबर रिच डाइट जो है लेना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइबर रिच डाइट लेते रहेंगे लीवर हमेशा हेल्दी रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लीवर अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, अल्कोहल अगर लेते हैं उसको अवॉइड कीजिए। अल्कोहल सबसे बड़ा दुश्मन है लीवर का। हाँ, इसी से सिरोसिस होती है। अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज जो हो रहे हैं, जो अल्कोहल नहीं भी लेते हैं उनके भी लीवर खराब हो रहे हैं। तो उनका लीवर खराब होने का बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ले रहे हैं, जिससे फैट डिपॉजिट हो रहा है। तो लीवर के अंदर जैसे फैट पहले डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे फैट जो है सेल्स को डैमेज करेगा, फिर उसके अंदर फाइबरस टिश्यू आ जाएंगे। तो उसे कहते हैं लीवर का फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस होने का मतलब सिरोसिस हो गया। अब लीवर खराब, अब फिर लीवर रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि रीजनरेशन की क्षमता खत्म उस सेल्स के अंदर। तो धीरे धीरे जब लीवर ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो लीवर फिर अपना रीजनरेट करके पूरी लीवर नहीं बना पाएगा। अदरवाइज लीवर के अंदर तो ये क्षमता है ही है कि थोड़ा सा खराब हुआ रीजनरेट कर लिया, लेकिन बार बार वही चीज़ आप करेंगे, बार बार अल्कोहलिक रहेंगे, बार बार फैटी चीज़ें खाएंगे, बार बार स्ट्रेस देंगे लीवर को, धीरे धीरे खराब होते हुए, मैंने कहा ये मुख्य ऑर्गन है लीवर बोलता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा तब आपको सिम्टम जब आएगा तब आपको पता चलेगा। इसलिए धीरे शुरुआती लक्षण में आपको पता नहीं चलेगा। भूख न लगना, मैंने बताया भूख न लगना, पेट भारी रहना। आप एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए जिसे लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। अगर उसमें कोई पैरामीटर बढ़ा हुआ है तो आप और आगे का टेस्ट कराइए। इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, MRI होता है, लीवर बायोप्सी होती है, हेपेटाइटिस के कुछ मार्कर होते हैं जो टेस्ट किए जाते हैं। लीवर अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो एक और टेस्ट करते हैं, MELD टेस्ट बोलते हैं, मॉडल इंड लीवर टेस्ट जी। इसमें क्या करते हैं कि इसमें स्कोरिंग नंबर होता है जो बिलिरुबिन, INR और क्रिएटिनिन, ये 3 चीज़ों के कैलकुलेशन से बनता है। 6 से 40 नंबर इसके दिए जाते हैं। 6 नंबर तक अगर है आपका तो लीवर ठीक है। अगर 7 से 9 के बीच में आ रहा है स्कोरिंग आपकी तो लीवर में थोड़ी सी खराबी है। अगर 10 से 15 के बीच में आ रहा है तो लीवर ठीक हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि लीवर काफ़ी डैमेज हो चुका है, लेकिन फिर भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर 15 से ऊपर है आपका स्कोर आ गया तब तो फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए ये टेस्ट कराते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा लीवर के बारे में जान करके, और हमारे आम दर्शक भी लीवर को थोड़ा सा समझ सकेंगे कि लीवर को कैसे स्वस्थ रखना है। ठीक, थैंक यू। नमस्कार।